हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी स्कॉलर, जो आपके कॉमर्स को बना दे बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसके नोट्स भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज जो हमने पढ़ना है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जितनी इंडिया की बाउंड्री है वही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर काउंट की जाएगी। नो, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या है? इट मींस जियोग्राफिकल बाउंड्री एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट विद इन विच गुड्स, पर्संस, कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जहां पर गुड्स, पर्सन और कैपिटल मूव कर सकें, सर्कुलेट कर सकें फ्रीली, वो एरिया जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगा। चाहे फिर वो हमारी कंट्री के अंदर हो, चाहे फिर वो आउटसाइड द कंट्री हो। अब आउटसाइड द कंट्री का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे शिप्स हैं या हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, वो है तो हमारी कंट्री के ही ना, हमारी इंडिया के ही हैं। अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा भी रहे हैं तो है तो वो हमारी कंट्री के, तो इसीलिए वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर ही कंसीडर किए जाएंगे। अब जो हमारी एम्बेसीज हैं या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है जो फॉरेन कंट्री में है, तो है तो वो इंडिया के ही, भले ही वो फॉरेन कंट्री में है बट है तो इंडिया के, इसीलिए उन्हें भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वहां पर हमारी गुड्स, हमारे कैपिटल, हमारे पर्संस जो है इजीली मूव कर सकते हैं। सिमिलरली, जैसे हमारी कुछ एस्टैब्लिशमेंट या एम्बेसीज वगैरह बाहर की कंट्रीज में है, वैसे ही बाहर की कंट्रीज की भी एम्बेसीज या फिर उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हमारी कंट्री में होंगे। तो उन कंट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं या वो जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के नहीं अंडर आएंगे, वो आएंगे उसी कंट्री में जिनकी वो एस्टैब्लिशमेंट्स होंगी। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल रेजिडेंट पे। नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, या तो इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री। पहली कंडीशन क्या है? कि वो जो हमारी कंट्री में रह रहा हो, एंड whose economic interest lies in that country, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारी कंट्री में ही हो। मतलब खाना पीना सब कुछ हमारी इकोनॉमी में ही, इन्वेस्टमेंट भी हमारी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन भी हमारी इकोनॉमी में, एक्सपेंडिचर भी हमारी इकोनॉमी में ही करने वाला हो, वही पर्सन जो है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। अब जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉरेन टूरिस्ट हैं या विजिटर हैं, वो थोड़े टाइम के लिए हमारी कंट्री में आते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक साल तक हमारी कंट्री में आके रुक जाएं, पर वो हमारी कंट्री में के लिए नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। वो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट तब कहलाएंगे जब वो वहां पर रहने लग जाए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसमें लाई होने लग जाए। मतलब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है? जो हमारी कंट्री में रह रहा हो, साथ में ही जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री में लाई करता हो, वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब इसमें मैंने जो आपको कहा कि जो फॉरेन विजिटर्स होते हैं, टूरिस्ट आप ले लो, फॉरेन विजिटर्स, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल, आप वो भी ले लो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है? यूएनओ, WHO। ये अगर हमारी कंट्री में है और ये इंस्टीट्यूशन, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। सेकेंडली, जो एम्प्लॉइज इनमें काम भी कर रहे हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे हमारी कंट्री के। मींस एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मींस वो हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है। सिमिलरली हम एक बात कर लेते हैं, जो क्रू मेंबर्स होते हैं या हमारे टूरिस्ट होते हैं, ये सब भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप का मतलब है इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो किसके ऊपर बेस्ड है? बर्थ के ऊपर, और सेकेंड वन इज सम लीगल प्रोविजंस। मतलब बर्थ के मतलब अगर आप किसी कंट्री में आपका बर्थ है तो आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप
ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बाय चांस अगर आपका बर्थ उस कंट्री में नहीं हुआ है तो आप कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल सकती है। तो सिटीजनशिप जो है वो टोटली लीगल कॉन्सेप्ट है, या तो बर्थ के बेसिस पे मिलेगा या आपको लीगल प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड साइड जो रेजिडेंटशिप है, रेजिडेंटशिप क्या होती है? इट इज टोटली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इसका कुछ भी सिटीजनशिप से लेना देना नहीं है। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो बेस्ड होता है दो चीजों पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर। इसका मतलब है कि जो पर्सन जो है वो अगर किसी कंट्री में रह रहा है, उसका रेजिडेंट है, तो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस वो वहीं पे खर्चा कर रहा है, वहीं पे से चीजें बना रहा है, ले रहा है, खा रहा है, और उसका इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई कर रहा है, इसीलिए हम उसे रेजिडेंट कहेंगे उस कंट्री का। क्लियर? अब एक एग्जांपल लेती हूँ। एक पर्सन जो है एक ही टाइम पे एक कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है और उसी टाइम पे वो दूसरी कंट्री का सिटीजन भी हो सकता है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, ये रिसाइड तो कर रहा है इंडिया में, ठीक है, मतलब रेजिडेंट कहां का है? इंडिया का है, बट जो इसकी सिटीजन है, सिटीजनशिप जो है वो है यूएसए की, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल। हो सकता है कि उसका बर्थ यूएसए में हुआ हो या उसने कुछ लीगल प्रोविजंस फॉलो करके यूएसए की सिटीजनशिप ले ली हो, बट वो कुछ समय से, कुछ सालों से वो इंडिया में रह रहा है, और जितने टाइम से वो इंडिया में रह रहा है, अगर कुछ सालों से रह रहा है, तो वहां पे ही वो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, या जो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इट मींस उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाइक कर रहा है तब तक, तो इसीलिए वो इंडिया का रेजिडेंट है। मींस एक पर्सन इंडिया में रह रहा है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट है, बट उसका बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है, ना ही उसने कुछ लीगल प्रोविजंस फॉलो किए हैं इंडिया के, इसीलिए वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। वो सिटीजन कहां का है? वो सिटीजन है यूएसए का, ठीक है। मतलब एक पर्सन रेजिडेंट हो सकता है अलग कंट्री का और सिटीजन हो सकता है अलग कंट्री का, ये पॉसिबल है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है और ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? आपको अगर याद हो, जब आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि फैक्टर पेमेंट हो रही है, तो वो फैक्टर पेमेंट ही फैक्टर इनकम कहलाती है। तो फैक्टर इनकम क्या है? इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद है आपको? एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब अपनी सर्विसेज देते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके बदले में जो इनकम इन्हें मिलती है उसे ही हम कहते हैं फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम क्या है? ऐसी इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिसीव होती है, मिलती है, और इसको हम लोग अर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अर्न्ड इनकम क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अर्न की है, इसके बदले में इन्होंने काम किया है, इसलिए हम इसको अर्न्ड इनकम भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर इनकम है इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना जब जो इनकम हमें रिसीव होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। इस इनकम को हम अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं, क्योंकि हमने इसके लिए कुछ काम नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मुझे मेरे फादर या मेरी मम्मी मुझे कहते हैं कि आप मेरे लिए मेरी गाड़ी साफ कर दो या आप मुझे मार्केट से ये सामान ला दो, तो इसके बदले में मैं आपको 20 रुपीज दूंगी, तो मुझे तो 20 रुपीज जो मिले वो क्या है? ट्रांसफर इनकम है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एज अ गिफ्ट दिए, एज अ मेरी सर्विसेज के लिए दिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप तो कह रहे हो कि कोई सर्विस करनी नहीं पड़ती, बट मैंने तो यहाँ पे गाड़ी भी साफ की है, मम्मा के लिए सामान भी लेके आई हूँ। पर यहाँ पर मैं बात
सर्विस की। प्रोडक्टिव सर्विस का मतलब है कि कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए जिसका इम्पैक्ट हमारी जीडीपी के ऊपर पड़े। आपने अपने फादर की अपनी ही गाड़ी साफ की या आप मम्मी के लिए कुछ मार्केट से सामान लाकर उनकी हेल्प की, उसका कुछ भी लेना देना जीडीपी की ग्रोथ से नहीं है, जीडीपी से कुछ भी उसका लेना देना नहीं है, इसीलिए हम उसे प्रोडक्टिव सर्विस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम क्या हुई? तो जब आप बिना प्रोडक्टिव सर्विस किए कुछ इनकम अर्न करते हो या आपको कुछ मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। अब इसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की, इसलिए हम इसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। अब ये किसको मिलती है? रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, जितने कितने हैं, 4 ही तो हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उन्हीं को ये इनकम रिसीव होती है। This income received by government as well as household। ये गवर्नमेंट को भी रिसीव हो जाती है और हाउस होल्ड को भी रिसीव होती है। हाउस होल्ड को कैसे? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है, और गवर्नमेंट को कैसे, ये मैं आपको आगे एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेचर। जो फैक्टर इनकम है ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि इसका लेना देना प्रोडक्टिव एक्टिविटी से है। ये जो है टोटली किससे कंसर्न है? प्रोडक्टिव एक्टिविटी से, इसीलिए इसको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में काउंट करेंगे। बट जो ट्रांसफर इनकम है इसका कुछ भी कंसर्न जो जीडीपी से नहीं है, इसीलिए इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, ना ही नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम में। फॉर एग्जाम्पल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको रेंट मिलेगा, वेजेस मिलेंगी, इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये हमारी हो गई फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम की एग्जांपल्स क्या हैं? गिफ्ट्स, ग्रांट्स, पेंशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। ये जो हैं ये सारी चीजें क्या हैं? ट्रांसफर इनकम है। अब यहाँ पर मैंने कहा था ये रिसीव होती हैं गवर्नमेंट को, हाउस होल्ड सेक्टर को। तो जैसे किसी ने हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है, या पेंशन्स मिल जाती हैं, लोगों को पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पेंशन, तो वो क्या है? हमारे हाउस होल्ड सेक्टर ही तो है जिन्हें ये सब चीजें मिल रही हैं। और गवर्नमेंट को कैसे मिलती हैं? गवर्नमेंट को ग्रांट्स आ जाती हैं या उन्हें गिफ्ट्स आ जाते हैं अदर कंट्री से। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में कोई अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो कुछ डोनेशंस आ जाती हैं, कुछ ग्रांट्स आ जाती हैं, तो वो सब चीजें जो हैं एज अ ट्रांसफर इनकम उसको लिया जाता है क्योंकि वो ग्रांट्स होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं जो ट्रांसफर इनकम है वो गवर्नमेंट और हाउस होल्ड दोनों को मिलती हैं, बट जो फैक्टर इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ही मिलती हैं। और इसको हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में काउंट करते हैं, बट इसको हम इनकम को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये एक अनअर्न्ड इनकम है, इसके लिए कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस नहीं की गई। बट जो ये इनकम है जिसको अर्न किया गया है, इसके लिए अपनी सर्विसेज हमने दी हैं, इसीलिए हम इसे नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ आज हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस चैप्टर के कंप्लीट नोट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर करूंगी। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज सपोर्ट मी बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।